डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर AVST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में चर्चा करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर कौन कौन से प्रॉफिटेबल रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस हैं और इनका इंटरप्रिटेशन स्टेक होल्डर्स किस प्रकार से करते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे इन रेशियोज को। स्टूडेंट, जब मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत प्रॉफिटेबल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनके बारे में बताया था, उसमें एक बात बताई थी कि प्रॉफिटेबिलिटी जज करने के दो यार्ड स्टिक हैं, एक सेल्स और दूसरा कैपिटल। सामान्यतः जितनी ज़्यादा सेल्स होगी, जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी, उतनी ज़्यादा हमारे प्रॉफिट होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। किसी भी व्यावसायिक संस्थान की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बड़े इम्पोर्टेंट हैं। यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट को प्रॉफिट से जज करते हैं। प्रॉफिट जितने ज़्यादा होंगे कैपिटल की तुलना के अंतर्गत, उतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करते समय हम मुख्य रूप से 4 रेशियोज के बारे में चर्चा करते हैं। एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, तीसरा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और चौथा रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंतर्गत हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड को 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, एक नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और तीसरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में हम टोटल एसेट्स जो हमारे पास में है उनको सम्मिलित करते हैं, लेकिन इनमें यदि कोई फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास में तो उनको अवॉइड कर सकते हैं हम। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट जब हम यूज करते हैं तो ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का यूज करते हैं। ये सामान्यतः मैनेजमेंट की दृष्टि से, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स पर मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। हमने कोई लोन ले रखा है, डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं, उन पर हमको इंटरेस्ट चुकाना ही है। मैनेजमेंट उनमें कमी या वृद्धि नहीं कर सकता है, फिक्स होता ही है। इसी तरह जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया उस पर टैक्स की रेट भी तय है, और प्री डिफाइंड टैक्स रेट से हमको टैक्स चुकाना है। यानी इनको मैनेजमेंट अपने प्रयास करके भी कम नहीं कर सकता है। एक बार डिबेंचर इशू कर दिए, जब तक रिडम्पशन नहीं होंगे तब तक उनको हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा। सामान्यतः कैपिटल एम्प्लॉयड और जब नेट प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स की बात करते हैं, तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना व्यवसाय के लिए लाभप्रद समझा जाएगा। यानी कम पूंजी लगाकर ज़्यादा लाभ अर्जित करना, हर व्यवसाय ये चाहता है कम से कम पूंजी विनियोजित हो और अधिक से अधिक लाभ अर्न करें। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड की जब चर्चा करते हो 3 प्रकार के कैपिटल एम्प्लॉयड की चर्चा करते हैं। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके अंदर हम टोटल एसेट्स को इंक्लूड करते हैं। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके अंतर्गत हम टोटल एसेट में करंट लायबिलिटीज कम कर देते हैं। और तीसरा जो बेस हम काम लेते हैं वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके अंदर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको 2 से डिवाइड करके उनका एवरेज निकाल कर ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सामान्यतः इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रयोग करना चाहिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड याद करने का एक तरीका और है कि क्लोजिंग जो कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है उसमें उस वर्ष का आधा प्रॉफिट यदि हम घटा दें, या ओपनिंग जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें आधा प्रॉफिट हम जोड़ दें, तो भी हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना कर सकते हैं। दूसरा रेशियो हमारा है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को सम्मिलित करते हैं। इन तीनों का योग शेयर होल्डर्स फंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि व्यवसाय में पूंजी इन्हीं के द्वारा लगाई गई है। इसकी गणना करने के लिए हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट का प्रयोग करते हैं अपॉन शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ इनटू 100। जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड है इसको नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। जो तीसरा रेशियो हमारा वह रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत, क्योंकि ये व्यवसाय के वास्तविक स्वामी होते हैं, इसलिए इनका प्रॉफिटेबल में कितना हिस्सा है ये ज्ञात करना भी आवश्यक है। पहले भी बता रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ये कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट होते हुए भी हम डिविडेंड नहीं दे सकते। फ्यूचर के लिए उनको अपने यहाँ रोक के व्यवसाय के डेवलपमेंट के लिए उनको काम में ले सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड की गणना करते समय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ज्ञात करने के बाद में उसे प्रेफरेंस डिविडेंड और कम कर दीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट में सबसे पहले जो अधिकार होता है वह अधिकार प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का होता है। जो प्रॉफिट हुआ उसमें सारे खर्चे हमने घटा दिए, उसके बाद में हमने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर का शेयर सबसे लास्ट में होता है, अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को सम्मिलित करते हैं। यह रेशियो भी जितना ज़्यादा होगा व्यवसाय के लिए उतना ही लाभप्रद समझा जाएगा। समतांशधारी उतने ही उनके लिए प्रॉफिटेबल माना जाएगा। और लास्ट में रहते हैं रिटर्न ऑन टोटल एसेट, जो हमको ये बताता है कि हम अपने टोटल एसेट्स का इफेक्टिव यूज़ कर पा रहे हैं, यानी प्रॉफिटेबल यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। इसकी गणना करने के लिए हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। अब यहाँ टोटल एसेट्स को कंसिडर करते हुए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, जब प्रॉफिट अकाउंट डेबिट बैलेंस है या प्रीमियरी एक्सपेंडिचर का कोई बैलेंस दिया हुआ है तो उसको आप लेस कर दीजिएगा। यानी हम यहाँ पर नेट टेंजिबल एसेट का भी यूज कर सकते हैं। यह प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा इस बात का परिचय है कि हम एसेट्स का प्रॉफिटेबल यूज कर पा रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं।
जिसमें कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको, उन बैलेंसेस के आधार पर हम ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में दिया नेट वर्थ 7,50,000। यहाँ नेट वर्थ का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बताया, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू नेट वर्थ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 16,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 11 lakhs, intangible assets 1,40,000, total assets 12,65,000, net profit after tax 1,50,000 and interest 23,500। इनके आधार पर हम 3 रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। सबसे पहले हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट, जिसका भी हमें उपयोग करना है उसका उपयोग करके ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि मैनेजमेंट की दृष्टि से लेंगे तो बिफोर टैक्स, हमको इसमें कुछ भी नहीं कहा गया किस ऑब्जेक्ट से हमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स की रेट नहीं दी हुई है, ना टैक्स की अमाउंट दी हुई है, इसलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ही यूज करेंगे हम। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 1,50,000 दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 11 lakhs दी हुई है, इंटू 100, ये रेशियो आ गया 13.63%। यह रेशियो उचित है या नहीं है, कम है, ज़्यादा है, ये इस पर निर्भर करता है उसी प्रकार की जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, दूसरे यूनिट्स हैं, वो कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उसके आधार पर इनका मेजरमेंट या कंपैरिजन हम करेंगे। फिर हमसे कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड और कम कर दीजिएगा, अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100, नेट प्रॉफिट 1,50,000 आफ्टर टैक्स, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट दी हुई है 16,000, ये कम कर दीजिएगा, नेट वर्थ दी हुई है 7,50,000 अपॉन 7,50,000 इंटू 100, तो ये रेशियो आ गया 17.87%। फिर वापस वही बात है कि ये रेशियो उचित है या नहीं है, ये निर्भर करेगा कि जो दूसरी कम्पिटिटिव हमारे यूनिट्स हैं वो कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, या उस इंडस्ट्री में एवरेज हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, उससे हम कंपेयर करेंगे। और तीसरा रेशियो हमसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करवाया है, वह रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। देखिए क्वेश्चन में टोटल असेट्स दी हुई है 12,65,000, लेकिन यहाँ पर एक असेट और दी हुई इंटेंजिबल असेट्स 1,40,000। तो जब हम टोटल रिटर्न ऑन टोटल असेट की बात करते हैं तो टेंजिबल असेट का ही प्रयोग करेंगे, यानी टोटल असेट के अंतर्गत 1,40,000 इंटेंजिबल असेट के कम कर दीजिएगा। जो प्रॉफिट का हम लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, यानी आफ्टर टैक्स के प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट के अमाउंट ऐड कर दीजिएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ 1,50,000, इंटरेस्ट के अमाउंट दी हुई है 23,500, ये प्लस कर देंगे 1,50,000 प्लस 23,500 अपॉन टेंजिबल असेट में, टोटल असेट में इंटेंजिबल असेट कम कर दीजिएगा 12,65,000 माइनस 1,40,000 इंटू 100, तो 1,73,000 अपॉन 11,25,000, परसेंटेज आ गया हमारा 15.42, यानी हम अपने टोटल असेट पर 15.42% की दर से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा है। इसमें मुख्य रूप से 4 रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
चाहे हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड पे याद करें, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पे याद करें, या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे भी क्वेश्चन में सूचना दी हुई है या जो हमारा पर्पज़ है उसको ध्यान रखते हुए उसका यूज करेंगे। फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, और लास्ट में रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। आपको इन रेशियोज में कोई भी रेशियो यदि समझ में नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बात करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।